हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। तो ये हमारी इनकम टैक्स की फर्स्ट क्लास है। ये क्लासेस हमारी एप्लीकेबल होंगी ये क्लासेस हमारी एप्लीकेबल होंगी मई मई 26, इसके अलावा सितंबर 26 और जनवरी 27 के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम अभी पढ़ने वाले हैं हमारा सीए इंटर का जो पेपर नंबर 3 आता है, जिसका नाम है टैक्सेशन। इस टैक्सेशन के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर दो पार्ट्स आते हैं बेटा। पार्ट ए इनकम टैक्स, पार्ट बी जीएसटी। ये दोनों ही 50-50 मार्क्स के रहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, दोनों ही 50-50 मार्क्स के रहते हैं। मैं आपको बता दूं, आप बोलेंगे कि कहां नोट करना है। इनकम टैक्स में आपको एक कॉपी लगानी पड़ेगी। जो मई वाले स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जीएसटी पढ़ा है मुझसे, तो उनको पता होगा कि भाई जीएसटी की तो वो एक छोटी सी कॉपी लगवाई थी। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि भाई आपके इसमें दो पार्ट हैं, एक इनकम टैक्स और एक जीएसटी। जीएसटी के अंदर जैसे आपने पढ़ा हुआ है तो आपको बताया है कि भाई एक ही नोटबुक लगानी थी और वो भी ज्यादा बड़े साइज की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अपने को सिर्फ क्या करना था, जो हमारे क्वेश्चंस थे, वो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी थे उनको आपको ट्राई करना था। तो वो नोटबुक थी। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर थोड़ी ज्यादा आपको बड़ी नोटबुक लगानी पड़ेगी, क्योंकि सारा सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल है। जिसके अंदर आप जो बुक मिलेगी उसके अंदर आपको कोई आंसर नहीं दे रखे होंगे, आपको सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करने पड़ेंगे। इसीलिए जैसे आप अकाउंट्स में फॉलो करते हो कॉन्सेप्ट की, एक रफ नोटबुक एक फेयर नोटबुक, करना तो वैसे ही चाहिए कि भाई आपको एक रफ नोटबुक लगानी चाहिए। पहले जो मैं होमवर्क दूंगा डेली के 4 से 5 क्वेश्चंस, वो आपको पहले घर से करके आने हैं। फिर नेक्स्ट डे अपन उसको मैच करेंगे, और जब वो ठीक हो जाए आपके, तो फिर आपको फेयर कॉपी में करने हैं। कॉन्सेप्ट तो यही है जो आपका अकाउंट्स का है, सेम वही कॉन्सेप्ट अपने टैक्स में लगेगा, इनकम टैक्स में। लेकिन यहां थोड़ी सी बात अपन अलग कर सकते हैं, और वो ये है कि भाई जो बोध ग्रुप का स्टूडेंट है वो सिर्फ एक नोटबुक लगाए मुझे तो भी चलेगा। यानी कि मैं अपना इतना लीनियंट होकर आपको बोल सकता हूं कि भाई आप एक बुक नोटबुक लगाइए। हाँ, क्वेश्चन आपको घर से करके आने ही है। जो मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन दूंगा डेली के, वो आपको घर से करके आने हैं, और फिर नेक्स्ट डे अपन मैच भी करेंगे। अगर वो आपका ठीक होता है तो आप उस पर टिक लगा लीजिए, अगर गलत होता है तो आप क्रॉस करके वहीं पर उसे नेक्स्ट पेज पे या उससे अगले पेज पे आप वो आंसर दोबारा कर सकते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो अपना थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक हुई है, तो वहां पर आप वो माइनर मिस्टेक वहीं ठीक कर सकते हैं। आप पेंसिल से भी कर सकते हैं कि ताकि कोई माइनर मिस्टेक हो तो आप उसको चेंज कर सकें। तो मैं इसलिए करना चाह रहा हूं कि ताकि आपके पास अननेसेसरी बर्डन ना बढ़े, कि आपको मैं बोलूं कि डेली आधा घंटा तो टैक्स आपको घर से पढ़ना है, जो मैं करवाऊंगा, प्लस के 1 घंटे का होमवर्क करना है, तो आपका जो है 1.5 आवर लग जाए। तो इससे अच्छा ये है कि भाई फिर आप फेयर कॉपी में भी करो। तो इससे अच्छा ये है कि हम एक स्टेप जो है फेयर कॉपी और रफ कॉपी वाला उसको मर्ज कर सकते हैं, और बोथ ग्रुप का स्टूडेंट, क्योंकि सिंगल ग्रुप वाले के पास आराम से 1.5 घंटा वो निकाल सकता है। लेकिन जो बोथ ग्रुप का स्टूडेंट है, हो सकता है टैक्स के लिए वो 1.5 घंटा ना निकाल पाए, तो मैं 1 घंटा तो मिनिमम एक्सपेक्ट करूंगा कि डेली आपको करना ही है होमवर्क। यानी कि अपना 15 से 20 मिनट आपको डेली पढ़ना है, जो मैं क्लास में कराऊंगा, प्लस के आपको जो 1 घंटा है उसका मैं डेली होमवर्क दूंगा। वो आपको 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, आपके 1 घंटे में हो जाएंगे। हाँ, कम टाइम में भी हो सकते हैं, आधे घंटे में भी हो सकते हैं, 45 मिनट्स में भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन हैं, तो वो आपके हो जाएंगे। तो लगभग 1 घंटे का काम आपको डेली करना है। और ये मैंने आपको बता ही दिया, फेयर और रफ नोटबुक आप इकट्ठी बना सकते हैं जो बोथ ग्रुप का स्टूडेंट है, जिसके अंदर वो क्या कर सकता है कि भाई पहले घर से करके आए, और अगर उसको घर से जो करके आया है उसमें कुछ गलती निकलती है तो वो अपना थोड़ी अपना माइनर करेक्शन है तो उसको वहीं ठीक कर सकता है, और अगर मेजर करेक्शन है तो क्या कर सकता है, उसको क्रॉस करके क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट कर सकता है। तो इससे उसका जो है डुप्लीकेसी वर्क खत्म हो जाएगा। तो ये अपना सोच है। तो आपको आज तो आप नोटबुक नहीं लेकर आए, लेकिन कल एक बढ़िया नोटबुक, कम से कम बड़े से बड़ी नोटबुक, जिसके अंदर बढ़िया क्या कहते हैं अपना रजिस्टर होना चाहिए, 400 पेज हो, क्योंकि अपने पास एक क्वेश्चन 1 पेज का होगा लगभग, और हर चैप्टर के अंदर 40 क्वेश्चन तो होंगे। तो आप 15 चैप्टर हैं इस तरह के, तो 400-500 पेज आराम से भर जाएंगे। इसलिए ऐसी आपकी नोटबुक आपको लगानी है।
अब बात कर लेते हैं अपन। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि कितने कितने मार्क्स के सब्जेक्ट है। तो इनकम टैक्स 50 मार्क्स का है, जीएसटी 50 मार्क्स का है, और दोनों के अंदर ही अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स में भी एमसीक्यू आते हैं और इसमें भी एमसीक्यू आते हैं, जीएसटी में भी एमसीक्यू आते हैं। जो इनकम टैक्स में एमसीक्यू आते हैं वो 30% आते हैं। तो 30% एमसीक्यू है। 30% का मतलब 15 मार्क्स हो गए। 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यू हैं और बाकी 70% आपका सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब होता है कि भाई आपके जो है वो क्वेश्चन आंसर आएंगे, प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, और एक क्वेश्चन आता है थ्योरी का, वो भी ऑप्शन में आता है, तो ज्यादा थ्योरी के ऊपर वेटेज नहीं है इनकम टैक्स के अंदर। और जहां मैं जीएसटी की बात करूं, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको तो पता ही है कि भाई यहां पर भी वैसे तो 30% एमसीक्यू आएंगे, 15 मार्क्स, और 70 मार्क्स का पेपर सब्जेक्टिव है। और अगर मैं जीएसटी के अंदर बात करूं कि कितना प्रैक्टिकल कितना थ्योरेटिकल है, तो 50-50 है वहां पर रेशियो, कि जो 35 नंबर का पेपर आएगा अपने पास, 35 मार्क्स का जो पेपर आएगा वो पार्शियली थ्योरी होगा, पार्शियली प्रैक्टिकल होगा। उसमें थ्योरी भी होगा और क्या कहते हैं अपना प्रैक्टिकल भी होगा, मिक्स आएगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 15 से 20 नंबर का पेपर आपका प्रैक्टिकल होगा और 15 से 20 नंबर का पेपर आपका थ्योरेटिकल होगा। तो 20 मार्क्स आपका वो होगा और 15 मार्क्स की थ्योरी होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि 15 नंबर का प्रैक्टिकल हो और 20 नंबर की थ्योरी हो। तो इस तरह से आपका जीएसटी का पार्ट चलेगा। अगर मैं अब टोटल एज अ सब्जेक्ट की बात करूं तो टोटल अगर आप देखोगे तो 15 नंबर के एमसीक्यू वो भी अचीवेबल हैं, ले सकते हैं अपन मार्क्स। 15 नंबर के यहाँ एमसीक्यू हैं वो भी अचीवेबल है, 30 मार्क्स हो गए। प्लस के ये 35 नंबर का प्रैक्टिकल है, ये भी अचीवेबल है। तो कहने का मतलब 30 प्लस के 35 आपके 65 मार्क्स हो गए, और 20 नंबर का यहाँ प्रैक्टिकल हो गया, 85 मार्क्स हो गए आपके प्रैक्टिकल के। मतलब 100 नंबर के पेपर के अंदर 85 मार्क्स तो प्रैक्टिकल के हैं। तो जो थ्योरी का डर होता है ना, वो अपने यहां पर नहीं है इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर। सिर्फ 15 नंबर की थ्योरी है, 15 से 20 नंबर की, तो सिर्फ वो आपकी थ्योरी का पार्ट है। लॉ की तरह नहीं है कि कंप्लीटली आपका थ्योरेटिकल हो, या ऑडिट की तरह भी नहीं है कि कंप्लीटली आपको थ्योरेटिकल हो, रट्टे मारने पड़े। यहां जो है आपका 85 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के हैं। और जो अपन अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स, वो तो आपका पूरा का पूरा ही प्रैक्टिकल है। ऑल्दो मैं स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर्स में या फिर एक चैप्टर और भी आएगा आगे, उसमें काफी कुछ थ्योरी करवाऊंगा, बट वो थ्योरी की वेटेज सिर्फ 5 नंबर की है इनकम टैक्स के अंदर, ज्यादा वेटेज नहीं है। और उस 5 नंबर के अंदर जो है अगर हम बात करें, वो भी एक ऑप्शन आता है क्वेश्चन के अंदर। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि उस थ्योरी वाले क्वेश्चन को अपन स्किप कर सकते हैं। तो इसके अलावा हाँ, ये बात जरूरी है कि वो थ्योरी जो मैं कराऊंगा वो एमसीक्यू के लिए तो रेलेवेंट है। कहीं सोचो कि थ्योरी का चैप्टर जब आएगा तो हम छुट्टी मार लेंगे और आएंगे ही नहीं। एमसीक्यूज तो आना ही है ना 15 नंबर के, तो वो तो कहीं से भी आ सकते हैं, प्रैक्टिकल में से भी आ सकते हैं, थ्योरेटिकल में से भी आ सकते हैं। वो तो क्या कहते हैं अपना जरूरी है वो आपको करना। अब हम बात करें कि भाई आपका जो फाउंडेशन से जो अलग है एमसीक्यूज, वो ये है कि यहाँ जो एमसीक्यूज हैं वो केस स्टडी वाले एमसीक्यूज आते हैं। कहीं आप सोचो कि नॉर्मल जो फाउंडेशन में करते आए हैं, ये सारे बच्चे अभी मेरे से पढ़े हैं फाउंडेशन में जो आए बैठे हैं सितंबर वाले, ये सारे के सारे इतने नालायक थे, मतलब ये नहीं बोल रहा कि तुम सब नालायक थे, बट जो बैच था वो ऐसा था कि भाई मैं बोलूं होशियार भी था नालायक भी था। अब होशियार कैसे, कि जब मैं टेस्ट लेता था उनसे तो उनके हर एक बच्चे के 90+ मार्क्स, मतलब इनकी बैच में से 30+ स्टूडेंट्स के जो है 90+ मार्क्स आते थे। चॉकलेट बांट बांट के लाइन लग जाती थी। अब पॉइंट इज इतने मार्क्स आते कैसे थे, क्योंकि रट के आते थे। क्योंकि एमसीक्यू फाउंडेशन में क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपने क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं, 20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, वही के वही जो है रट लेते थे कि इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, और रट रट के जो है वही क्वेश्चन अपने टेस्ट में आ जाते थे। इसलिए सबके ठीक हो जाते, 100/100 नंबर, 99 नंबर, 98 नंबर, ऐसे मार्क्स आते थे। बल्कि अपने यहाँ पर ऐसे टैक्स में नहीं होगा। पहली बात तो ये सोच लो कि टैक्स के अंदर क्वेश्चन रिपीट होना जो है वो काफी डिफिकल्ट है। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, मतलब जो अपने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, ये मत समझना कि एज इट इज वो क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। क्वेश्चन हाँ रिपीट हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई वो अमाउंट चेंज करेगा, या फिर क्या कहते हैं एक आधी एडजस्टमेंट ऊपर एड लेस करेगा, इस तरह से होता है। हाँ, ये बात पक्की है कि बुक से बाहर कुछ नहीं आता। बुक से बाहर आने का मतलब ये नहीं कि भाई जो क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, एक चैप्टर के पीछे 20 क्वेश्चन है, उन्हीं में से आएगा। बुक से बाहर आने का मतलब कि भाई 20 क्वेश्चन वो प्लस के जो मैं आपको नोट्स पढ़वाऊंगा सारे के सारे, वो
उनके अंदर से आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। बट द पॉइंट इज सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, एक आधी एडजस्टमेंट ऊपर नीचे एडलेस हो सकती है, इस तरीके की अपनी बात रहती है। और जहां तक एमसीक्यू की बात करें, जो हमारे अभी फाउंडेशन वाले बच्चे हैं वो अभी पढ़ के आए हैं फाउंडेशन, तो वो समझेंगे कि भाई एमसीक्यू जो फाउंडेशन में आते थे कि 2 लाइन का एमसीक्यू है, उसके नीचे 4 ऑप्शन है, सेलेक्ट करना है। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पहले पूरी एक केस स्टडी बनाएगा। केस स्टडी का मतलब 2-4 पैराग्राफ देगा और उस पैराग्राफ के अंदर से फिर अपने को अपना 4 ऑप्शन देगा, फिर जाके आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ जो भी केस अपना एमसीक्यू आने हैं, चाहे जीएसटी में आएंगे या इनकम टैक्स में आएंगे, दोनों के दोनों जो है केस स्टडी बेस्ड होंगे, केस स्टडीज बेस्ड जो है वो आएंगे। और इस तरह के एमसीक्यूज करने के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी है। इस तरह के एमसीक्यू करने के लिए आपको डीप में पढ़ना जरूरी है। आप इकोनॉमिक्स की तरह जैसे मैंने आपको पढ़ाया वहाँ शैलो नहीं पढ़ सकते। ऑल्दो मैं तो पूरा अपना टिपिकली पढ़ाता था कि भाई ठीक है कोई भी मर्जी कॉन्सेप्ट हो, लेकिन आप बच्चे उस टाइम आपका ध्यान नहीं होता था, मुझे अच्छे से पता है फाउंडेशन के अंदर, और या फिर ऐसे ही बातें करते थे या फिर अपना जो भी है आप उतना अटेंटिव नहीं थे। तो मैं आपको थोड़ा सब्जेक्ट का नेचर बता दूं, इकोनॉमिक्स आप वैसे कर सकते हो कॉमन सेंस से, लेकिन जो हमारा टैक्स सब्जेक्ट है ये कॉमन सेंस से नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप पहली बार पढ़ रहे हो। इकोनॉमिक्स फिर भी हम +1 +2 में पढ़ते हैं और उसमें जनरल बातें होती हैं, वो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, वो कोई एक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स कोई एक्ट नहीं है, ये जो है हमारा वो एक्ट है। चाहे जीएसटी की बात करें वो भी एक्ट है, एक्ट की लैंग्वेज है। यानी कि हमारे जो एक्ट बनता कैसे, वो सारी बातें मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बताई थी कि भाई सबसे पहले आपका पार्लियामेंट में जाते हैं, वहां पर लोकसभा राज्यसभा होती है, वहां एक्ट पास किया जाता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है, तब वो एक्ट बनता है। तो वो एक्ट की एक लैंग्वेज होती है, वो एक एक्ट लिखने का एक तरीका होता है, उस एक्ट के अंदर प्रोविजंस होती हैं। तो वो सब चीजें जो है क्या कहते हैं आपको जानना बहुत जरूरी है। यानी कि आप ऐसे ही कॉमन सेंस वाली बातें नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए। इसीलिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो इतने फेमस हैं, क्योंकि उनके अंदर टेक्निकल नॉलेज है। बाकी जो कोर्सेज हैं बीकॉम एमकॉम ये सारे जनरल कोर्सेज हैं, ये अगर हम बात करें एमबीए, ये जनरल बातें हैं। इसमें जनरल बातें मतलब कॉमन सेंस की बातें हैं, बिजनेस कैसे चलाते हैं भाई जनरल बातें हैं, सबको पता है। कोई जिसने बीकॉम नहीं, जिसने एमकॉम नहीं कर रखी, एमबीए नहीं कर रखी, वो क्या बिजनेस चला नहीं रहा? बिल्कुल चला रहा है। अंबानी भी चला रहा है बिजनेस, +2 पास है वो, तो उसमें जनरल बातें हैं। लेकिन अंबानी टैक्स की बात नहीं कर सकता, टैक्स की बात सिर्फ वही कर पाएगा जिसने सीए कर रखी है, यानी कि जिसको जो है क्या कहते हैं टैक्स के जो अपना एक्ट की नॉलेज है। तो हम स्पेशलाइजेशन में आते हैं, हम जनरल कॉन्सेप्ट में नहीं आते। अकाउंट्स भी हम मान लें कि उसमें कोई एक्ट नहीं होता, वो भी एक जनरल कॉन्सेप्ट है, +2 वाला भी अकाउंट जानता है, बीकॉम वाला भी अकाउंट जानता है, लेकिन टैक्स सिर्फ वही जानता है जो सीए है। तो टैक्स की इंपॉर्टेंस आपको समझनी होगी, एज अ सब्जेक्ट भी आपको समझना होगा। मैं थोड़ा बताता हूं आपको टैक्स के बारे में। जैसे मैं आपको बोलूं कि टैक्स अगर हम बात करें इंटर के अंदर तो 100 नंबर का आता है आउट ऑफ 600 मार्क्स, या इनकम टैक्स प्लस जीएसटी आउट ऑफ 600 मार्क्स 100 नंबर का आता है, मतलब 16-17% इसकी वेटेज है। बट अगर हम ग्रुप 1 के अंदर बात करें तो अगर आपको ग्रुप 1 निकालना है तो 300 नंबर में से 100 नंबर का यानी कि 33% वेटेज है। बट द पॉइंट इज अकाउंट्स थोड़ा सा इजी है इसके कंपैरिजन में, उसमें बच्चा पास हो जाता है। मैंने बहुत कम बच्चे देखे होंगे जो क्या कहते हैं 40 से कम नंबर आए हो जिसके अकाउंट्स में। हाँ बिल्कुल डिफॉल्टर है वो अलग बात है, बट नॉर्मली 40 नंबर लेना अकाउंट्स में कोई खास बात नहीं है, क्योंकि +1 +2 आप पढ़ के ही आते हो, इतना आपका बेस स्ट्रोंग होता है, आप ले लेते हो 40 नंबर। लेकिन एक लॉ और एक हमारा टैक्स, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ग्रुप 1 की बैंड बजाते हैं। आधे बच्चे फेल होते हैं लॉ की वजह से और बाकी बचे हुए बच्चे फेल होते हैं टैक्स की वजह से, कि टैक्स में 40 भी नहीं बना पाते। तो आपको सब्जेक्ट की पहले इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। जिन्होंने जीएसटी पढ़ा है उनको तो पता ही है कि भाई कितनी टेक्निकल चीजें हैं, और जिन्होंने जीएसटी पढ़ा है वो ये समझ ले कि जीएसटी से इनकम टैक्स कम से कम 20% 30% तो डिफिकल्ट मान के चलो आप। तो जो आपको जीएसटी आपने पढ़ा उसमें सारा थ्योरी था, थ्योरी ज्यादा था, प्रैक्टिकल कम था। ये प्रैक्टिकल है बट यहाँ पर बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स ज्यादा हैं, जीएसटी में उतने बारीक पॉइंट्स नहीं है क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल एक्ट है। बट ये इनकम टैक्स एक प्रैक्टिकल एक्ट है, इसमें एक एक परसेंटेज से फर्क पड़ जाता है। कहीं 5% का टैक्स का रेट है, कहीं 10% का टैक्स का रेट है, हमें याद रखना है कहाँ 5 है कहाँ 10 है, छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई बूढ़ा होता है, ठीक है, 60 साल वाले बंदे को हम बूढ़ा बोलते हैं,
हमारे इंडिया के अंदर। अगर मैं जवान की बात करूं, जैसे हम सब हैं, हम जो कमाते हैं, तो हमारी जो इनकम है उसके ऊपर कैसे टैक्स लगता है मैं आपको थोड़ा बताऊं। तो 0 से लेकर 2.5 लाख तक, 0 से लेकर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, आपने सुना होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे कि भाई 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता, वो भी बताऊंगा उसके बारे में भी, वो क्या चीज है। बट अभी एक बार आप सुनिए, 0 से 2.5 तक कोई टैक्स नहीं। उसके बाद 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% टैक्स लगता है। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% टैक्स लगता है। और 10 लाख से लेकर ऊपर, इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो बुक मिलेगी उसमें सब कुछ होगा, उस पर 30% टैक्स लगता है। नोट जो करना था वो ये करना था, ये नोट नहीं करना था। ठीक है, तो इस पे 30% टैक्स लगता है। अब अपन एक बार सीखते हैं थोड़ा सा टैक्स निकालना। मान लो ये मेरा भाई है, इसकी इनकम अभी सीए बन जाएगा 2-4 दिनों में, आई मीन 2-4 सालों में, तो इसकी सीधा 12 लाख रुपए का पैकेज लगेगा। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कितना टैक्स भरेगा उसके ऊपर। 12 लाख रुपए के ऊपर टैक्स निकालो फटाफट, अपना कैलकुलेटर सारे लाओ। ये ऐसे ऐसे नहीं बैठना, वो इकोनॉमिक्स में बैठते थे अपन ऐसे। यहां क्या कहते हैं, कैलकुलेटर लेकर आना है, कैलकुलेटर लेकर आना है, एक बार दिखाना कैलकुलेटर। मैं थोड़ा कैलकुलेटर के बारे में बता दूं। फाउंडेशन में मैंने आपको बताया था, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैलकुलेटर जो रफ एंड टफ हो, टूटे ना, ऐसा आप कैलकुलेटर लेना है। क्योंकि ये कैलकुलेटर अपने को यहां भी चलाना है, सारी जिंदगी चलाना है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मैं सारी जिंदगी चलाना है? हमारे पास क्या पैसे नहीं है, नया नहीं ले सकते, ले सकते हैं, बट हमारे जो कैलकुलेटर पे जो हमारी स्पीड होती है, वो इसी स्पीड जो है किससे बनती है, जिसपे आप प्रैक्टिस करते हो। अब मैं आपको 10 महीने 8 महीने पढ़ाऊंगा, फिर आपके 2 महीने अपना टेस्ट वगैरह जो भी होंगे, पेपर होगा आपका, 8 महीने पढ़ाऊंगा, 8 महीने हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो जो कैलकुलेटर 8 महीने यूज करोगे, आपको पता लग जाएगा कि 8 कहां है, 9 कहां है, 4 कहां है, 5 कहां है, 6 कहां है, डिवाइड का सिंबल कहां है, मल्टीप्लाई का कहां है, पता लग जाएगा आपको। और आप ऐसे यूज कर पाओगे बिना देखे हुए, बिना कैलकुलेटर देखे। लेकिन अगर हम बात करें, रोज कैलकुलेटर बदलते रहोगे आप, या पेपर के अंदर अलग कैलकुलेटर लेकर जाओगे, तो वहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा कहां है। आपको वही कैलकुलेटर यूज करना चाहिए जिसके अंदर आपकी प्रैक्टिस हो। तो इसीलिए एक कैलकुलेटर खरीद लो अच्छा सा, ये 400-500 रुपए का आता होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। इसमें कंजूसी मत करना कि भाई अपना कोई सस्ता ले लें जो रोज अपना खराब हो जाए फिर आपको बदलना पड़े। तो एक ढंग का कैलकुलेटर ले लो। और उसके बाद, अच्छा मैं ये नहीं कहता कि सिटीजन का खराब है, मैंने खुद सिटीजन वाला कैलकुलेटर से यूज करके पेपर दिए हैं, वो सस्ता आता है, थोड़ा 200 रुपए का आता है। बट द पॉइंट इज कि एक स्टडी कैलकुलेटर ले लो, और वो आप क्या कहते हैं, आपको सारी जिंदगी रखना है। तो जब तक सीए नहीं बन जाते तब तक तो एटलीस्ट यूज करना ही है। तो इसलिए एक कैलकुलेटर ले लो, उसके ऊपर आपके हाथ सेट हो जाते हैं। ये लो जी। तो और दूसरी बात, कैलकुलेटर लाना है डेली, सबका अपना अपना, पड़ोसियों के कैलकुलेटर यूज नहीं करने, सबका अपना लेकर आना है कैलकुलेटर, और कैलकुलेशन करनी है, इसी से प्रैक्टिस होएगी। बच्चे आते हैं, बच्चे आके इधर बैठ जाते हैं कि भाई अपना सर कर ही रहे हैं कैलकुलेशन, या दूसरा बच्चा कर ही रहा है, मैं क्यों करूं, पेपर भी मैं देके आऊंगा क्या तुम्हारे बिहाफ पर, या दूसरा बच्चा देकर आएगा क्या पेपर। अब ये भाई कहता क्या करना है, तो मैं ऐसे ओरली कैलकुलेट कर दूंगा कि इतना टैक्स आएगा। द पॉइंट इज कि आपको प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना भाई। तो इसीलिए सबको अपना कैलकुलेटर लाना है और सबको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपको जो है कैलकुलेशन करनी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब तक अपन 100-200 नहीं करेंगे ना, तब तक वो फ्लुएंसी नहीं आएगी। पेपर में इतनी बेसिक कैलकुलेशन पे अटक जाओगे तो जो बड़े कैलकुलेशन के क्वेश्चन है वो कैसे करोगे। तो इसीलिए फ्लुएंसी तभी आएगी जब इस तरह की प्रैक्टिस आप कम से कम 50-100 बार कर लोगे। इसीलिए जब भी क्लास में कोई क्वेश्चन होगा, हर बच्चा सोल्व करेगा। हर बच्चा सिर्फ जो है ये नहीं देखेगा कि सर जो लिख रहे हैं मुझे वो लिखना है। हर बच्चा अपना दिमाग यूज करेगा। ये इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ना, कोई और कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यहां पर दिमाग यूज करना है आपको। दिमाग घर रख के नहीं आना, साथ में लेकर आना है उसको भी। इसके अलावा अब जिन बच्चों ने कैलकुलेशन कर ली होगी बताएं, मैं भी आपको सिखाता हूं कैसे करते हैं। हाँ, तो काफी बच्चों ने बता दिया है आंसर, बट मैं सिखाता हूं आपको कैसे करना है। अच्छा, 10 लाख से ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं कि 12 लाख का सीधा 30% लग जाएगा। 12 लाख का सीधा 30% लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। स्लैब रेट का मतलब ये होता है कि शुरू की 2.5 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं। तो 12 लाख में से 2.5 लाख को अलग कर दो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। फिर उसके बाद 2.5 से लेकर 5 तक कितनी इनकम बन गई, 2.5 लाख। उस 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है 5% से, ये आ गया 12,500। तो ये आप यहां पर लिख दो 12,500। अब आपको ये जो है अपना ऋतु में हमने सिखाया होगा, m+ कर दो,
मैं ऐसे कोई शॉर्टकट्स नहीं बता रहा हूं, मैं अपना, क्योंकि हमारा कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो इसलिए यहां पर लिखना भी है 12500, लिखना भी है। वो एमसीक्यू की आदत नहीं डालो कि भाई अपना इसी में ऐड कर देंगे 12500, फिर अगला ऐड कर देंगे, फिर इसमें अगला ऐड, यही आंसर बता देंगे। तो आप अल्टीमेट आंसर नहीं बताना, अपने को लिखना है, यहां पर शो करना है पेपर के अंदर कि भाई ऐसे 12500 आया, ऐसे शो करना है, फिर जाके आपको टोटल करना है। हाँ, एम प्लस आप यूज कर सकते हो क्योंकि टोटल तो लास्ट में करना ही है, बट द पॉइंट इज हर अमाउंट को लिखना भी है अलग अलग यहां पे। अब ऐसे ही अगले पे चलें, 5 लाख से 10 लाख की इनकम कितनी हो गई? 5 लाख। उस 5 लाख पे 20%, दिस इज वेरी इजी, कैलकुलेटर की यूज भी नहीं है, जरूरत नहीं है, 1 लाख आ गया। एंड द लास्ट अमाउंट 10 लाख से जो ऊपर जाएंगे, हाउ मच? 12 लाख इनकम बताई थी ना मैंने, तो 2 लाख आ गई, 2 लाख का 30%, हाउ मच? 60,000 रुपीज। सो इट विल बी, प्लीज टोटल कर लीजिए, 172। तो ये टैक्स आ गया, देख ले भाई, इतना सारा टैक्स पे करना पड़ेगा 12 लाख रुपए कमाएगा तो। ठीक है, मेरे पास आ जाइए, मैं बता दूंगा कैसे सेव करना है। वैसे तो अब क्लासेस पढ़ाएंगे, हाँ तो क्लासेस अब तो पढ़ाएंगे आपको, तो पता लग ही जाएगा। तो एनीवेज, तो ये इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मैं अगली बात आपको ये बताना चाहता हूं, बारीकी बताना चाह रहा था मैं, यहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं करा रहा था मैं, बारीकी ये है, अगर ये बूढ़ा होता, बूढ़े का मतलब क्या है वो बता देता हूं मैं, 60 साल की एज होनी चाहिए। किस साल में 60 साल की? 60 ईयर्स और मोर, अगर प्रिसाइजली बोलूं 60 ईयर्स और मोर। किस साल में? जो साल का आपका सिलेबस चल रहा है उस साल में। आपका सिलेबस जो है, आपके सिलेबस का जो साल है वो है 25-26, फाइनेंशियल ईयर 25-26, यानी कि 1/4/25 से लेकर 31/3/26 तक, ये वाला साल। ये हम इतना यूज करेंगे क्लास में कि आपको याद हो जाएगा कि आपके सिलेबस का साल ये है। आपको जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी ना, वैसे ही आपको बस 25-26 दिखना चाहिए। आजू बाजू वाले जो साल है ना, उनको इग्नोर करना है, सिर्फ इस साल पे कॉन्सेंट्रेट करना है। क्वेश्चन में बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन हो सकती है कि भाई इसने घर किराए पे दिया 1 फरवरी से, आप कहो फरवरी को मारो गोली, फरवरी हमें देखनी नहीं, हमें 1 अप्रैल से शुरुआत करनी है। फरवरी को पे घर किराए पे दिया है, फरवरी को किराए पे दिया है, तो फरवरी और मार्च का रेंट आपको टैक्सेबल नहीं होगा आपके सिलेबस वाले साल में, वो पिछले साल में टैक्सेबल होगा। तो इसीलिए आपको कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ और सिर्फ किन तारीखों पे? 1 अप्रैल 25 से 31/3/26 तक, 1 अप्रैल 25 से 31/3/26 तक, 1 अप्रैल 25 से 31/3/26 तक। बोलो, 1 अप्रैल 25 से 31/3/26 तक, ये आपके सिलेबस का साल है। तो मैं क्वेश्चन जैसे ये बोल रहा था कि मान लो कोई बंदा है जिसने घर किराए पे लिया है, यहां पे घर किराए पे दिया है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, घर किराए पे दिया है यहां पर, ये फरवरी में घर किराए पे दिया है, फरवरी में घर किराए पे दिया है, फरवरी में घर किराए पे दिया है। क्या फरवरी और मार्च का रेंट हमारा सॉल्यूशन में आएगा या नहीं आएगा? मैं बोलता हूं कि मान लो घर किराए पे दिया है 20,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, 20,000 पर मंथ के हिसाब से, और दे ही रखा है, हटाया नहीं है। अब मैं पूछता हूं कि व्हाट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट इन 25-26, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कितना टैक्सेबल होगा? कितना टैक्सेबल होगा बताओ? अरे बोलो, बहुत सिंपल है, 20,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? 1/4 से लेकर 31/3 के बीच में कितने महीने आते हैं? 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे 2,40,000 क्या आ जाएगा आंसर? यानी कि जो शुरू के 2 महीने हैं उसका रेंट हमें टैक्सेबल नहीं होगा। अब आप बोलोगे फिर कब टैक्सेबल होगा? पिछले साल 24-25 में, और 24-25 का सिलेबस आपके पास है नहीं, क्योंकि आप जो बच्चे पढ़ रहे हो 25-26 पढ़ रहे हो, अभी जो तुम्हारे से सीनियर हैं, जो अभी जनवरी में पेपर देंगे, उनको मैं पढ़ा रहा हूं कौन सा साल? 24-25। तो 25-26 का आपको जो है क्या कहते हैं करना है, यहां तक हमने आपको बताया। अब मैं बात कर रहा था कि हाँ, बूढ़ा कौन होता है? तो बूढ़े का मतलब होता है कि जो 60 साल या उससे ज्यादा का हो, किस साल के अंदर? इस साल के दौरान अगर उसकी एज 60 या उससे ज्यादा की है तो उसको बूढ़ा मानते हैं। इसके अलावा रेजिडेंट होना चाहिए वो इंडिया के अंदर। जैसे मान लो विराट कोहली, अब वैसे सुना है कि रिटायरमेंट के बाद फॉरेन सेटल हो जाएगा लंदन के अंदर, पता नहीं हो भी गया होगा। तो मान लो लंदन में सेटल हो जाएगा तो वो इंडिया में रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। वो सिखाऊंगा मैं अभी आपको कि रेजिडेंट कब माना जाता है, नॉन रेजिडेंट कब माना जाता है, हाउ मेनी डेज यू हैव टू स्टे इन इंडिया टू बी अ रेजिडेंट। तो वो मैं आपको सब बताऊंगा, सारी बातें करेंगे। बट द पॉइंट इज, मान लो विराट कोहली नॉन रेजिडेंट है, और जब वो 60 साल का हो जाएगा
वैसे वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी त्वचा भी ऐसे गिर चुकी है, झुर्रियां आ चुकी हैं, बट स्टिल उसको हम इनकम टैक्स में क्या बोलेंगे? सीनियर सिटीजन नहीं बोलेंगे। बताओ क्यों? क्योंकि वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। तो इंडिया के रेजिडेंट का इंडिया का जो बूढ़ा है, सीनियर सिटीजन है, उसका मतलब है रेजिडेंट जिसकी एज कितनी हो जाए? 60 ईयर्स और मोर हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेजिडेंट बोलते हैं। तो जिसकी एज 60 ईयर्स और मोर हो जाए उसको रेजिडेंट बोलते हैं। और उस बंदे को जो है क्या कहते हैं? उसका स्लैब रेट क्या लगता है? 0 से 2.5 की जगह 0 से 3 लाख हो जाता है। 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और फिर आगे 2.5 की जगह यहां पर फिर से 3 से 5 तक 5%। तो मैं वही बोल रहा था, अगर ये बंदा बूढ़ा होता तो बताओ इसका टैक्स क्या होता? 0 से 3 0, 3 से 5 2 लाख का 5%, यहां कितना आ जाता? 10,000 आ जाता, और बाकी सेम रहता, तो टोटल इसका 170। तो बेटा 2,500 तेरे बच जाते अगर तू क्या कहते हैं बूढ़ा होता तो 2,500 बच जाते अगर तू बूढ़ा होता तो। ये वाली बात है। फिर इंडिया में बोलते हैं एक होता है सुपर बूढ़ा, बड़े सुपर बूढ़ा, जिसकी 80 साल की उम्र हो जाए उसको सुपर बूढ़ा बोलते हैं। तो अगर 80 साल की, हाँ कमाता हो सकता है, पेंशन आती होगी, लेकिन तू कहता है कमाता कैसे है? तो हाँ, तो पेंशन में भी लगता है टैक्स, क्यों नहीं लगेगा पेंशन के ऊपर? तो जिसकी एज 80 साल हो जाती है बेटा, जिसकी एज, हाँ जी बेटा, गवर्नमेंट पेंशन देती है तो गवर्नमेंट फिर भी टैक्स लेती है, हाँ बिल्कुल लेती है, सब पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर बात आप करोगे, हो सकता है रेंटल इनकम आती हो, प्रॉपर्टी हो उसके पास, किराए पे दे रखा हो, इनकम तो कहीं से भी आ सकती है। तो जरूरी थोड़ी ना कि 80 साल का बंदा होता तो इनकम नहीं आती। रतन टाटा साहब की आती नहीं थी इनकम, कंपनीज बना रखी अगले ने। तो मतलब कहने का क्या है कि अगर यहां पर हम बात करें कि अगर 80 साल का बंदा होता तो 0 से 5 लाख कोई टैक्स नहीं। तो यहां सीधा 0 से 5 लाख कोई टैक्स नहीं, 0 हो जाता। और उसके बाद 5 से 10 लाख सीधा 20%, ऐसा हो जाता। तो यानी कि बाकी सेम रहता। यहां आंसर क्या आ जाता? 1,60,000। देखा बेटा, बारीकी देखो। वो क्वेश्चन में तुम्हें ना क्या कहते हैं, एज देखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में एज लिखी हुई है वो देखना पड़ेगा आपको, उसी के हिसाब से टैक्स का स्लैब रेट डिसाइड होगा। ये बारीकी है इनकम टैक्स में। जो क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं, जब पढ़ने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, काम करते हैं, कोई एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। जो अभी क्वेश्चन का पेपर आया होगा रिसेंट वाला, वही देख लेते हैं, सितंबर वाला। आईसीआई ने डाल रखा होगा सितंबर का पेपर, तो यहां पर आ जाते हैं। देखो कहीं ना कहीं लिख रहा है क्या, क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर सजेस्टेड आंसर, क्वेश्चन पेपर ये हैं। तो इसमें इंटरमीडिएट पे आते हैं और टैक्सेशन पे आते हैं। तो ये आपको टैक्स का पेपर मिलेगा सितंबर 25 का। इसके बाद अगर हम बात करें इस पेपर की, सपोज कीजिए अपन यही वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पर देखो बेटा, राम रेजिडेंट है, इंडिया का बूढ़ा है, एज 58 ईयर्स, यानी कि बूढ़ा नहीं है। तो स्लैब कौन सा लगेगा? 0 से लेकर 2.5 लाख। अब जो बच्चे क्या करते हैं, सीधा जो है अपना शुरू की बातें तो पढ़ते ही नहीं होती, पहली लाइन तो काम की नहीं होती, सीधा कहां से पढ़ना शुरू करते हैं? पॉइंट नंबर 1 से। वो बच्चे गलत कर देंगे क्वेश्चन, जो सीधा पॉइंट नंबर 1 फिर 2 3 ये पढ़ते हैं, वो पॉइंट पहला गलत कर देंगे। क्योंकि उनको जो है यहां पर इनकम टैक्स में एक एक बात रेलेवेंट है। ये कोई आपका थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है कि एक आधा वर्ड छोड़ दिया तो भी बात चल जाएगी। यहां रेजिडेंट वर्ड भूल गए तो भी आपका आंसर अलग हो जाएगा। यहां आप क्या कहते हैं, इंडिविजुअल वर्ड भूल गए, ना पढ़ा आपने, तो भी आंसर अलग हो जाएगा। 58 ईयर्स ना पढ़ा तो भी आंसर अलग हो जाएगा। क्योंकि इंडिविजुअल के ऊपर जो टैक्स रेट है वो बताया था मैंने अभी आपको, ये इंडिविजुअल के ऊपर है। अगर कंपनी होती तो 30% टैक्स लगता। तो छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ जाता है इनकम टैक्स के अंदर। तो एज भी आपको ध्यान रखनी है, इंडिविजुअल है कि नहीं ये भी ध्यान रखना है, सारी बातें ध्यान रखनी है। वो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई इतना मुश्किल है हम कैसे करेंगे सर, आप तो पहली क्लास में डरा रहे हो। डरा सिर्फ इसलिए रहा हूं ताकि जो है आप लोग पहली क्लास से ही सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी शुरू करो। इसको ऐरा गहरा नत्थू खैरा ना समझो, या इसको आलतू फालतू मत समझो कि आज आए कल ना आए। कल पेट दर्द था, परसों मासी की शादी थी, तरसों जो है मासी के छोरा हो गया, परसों उसके बाद फिर कुछ और हो जाएगा, फिर छोरे की शादी हो जाएगी। तो हमारे लिए ये छोटे मोटे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या थोड़ा बहुत मतलब जुकाम हो गया तो ठीक है नहीं आए, ये छोटी मोटी चीजें हमारे लिए मैटर नहीं करनी चाहिए भाई। हमारे लिए बड़ी चीजें मैटर करनी चाहिए, वो है हमारे लिए स्टडी।
आपको उसको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। मैं अपनी कोई क्लास कैंसिल करता हूं बहुत ही ज्यादा जो क्या कहते हैं अपना अर्जेंसी हो तब, हाँ वो अलग बात है, मैं बोलता हूँ सैटरडे को मेरा हमेशा वो ऑफ रहता है क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है। अदरवाइज मैं कोई, अगर आप देखोगे वीकडेज के अंदर कोई क्लास है, बिल्कुल किसी की मृत्यु हो गई, किसी की डेथ हो गई, कहीं जाना अर्जेंट पड़ गया, तभी कोई क्लास कैंसिल होती है, अदरवाइज क्लास कैंसिल नहीं होती। नवंबर के अंदर मेरी मासी की लड़की की शादी है, मैंने पहले बोल दिया संडे को शादी रखना, नहीं तो आऊंगा नहीं, उन्होंने संडे को रखी है। मतलब पॉइंट इज दिस कि भाई आपके लिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए मैटर नहीं करता। मैं कोई वहां पर जो है 10 दिन नहीं रहने वाला। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा था बेटा, हमारे प्रोफेशन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब आप वो मान लोगे ना कि प्रोफेशन, हाँ दूसरा अपनी हेल्थ, बस ये दो चीजों को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, बाकी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर आप उस चीज को इंपॉर्टेंस दोगे कि आपका प्रोफेशन सबसे ऊपर है, आपकी हेल्थ सबसे ऊपर है, तो जाकर आप अपना ये सीए आराम से कर लोगे। अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इंपॉर्टेंस दो, अगर आपको मार्क्स अच्छे लेने हैं और उस चीज को फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आप बोलोगे सर मार्क्स लेना क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या आप करेंगे मार्क्स लेकर, तो मैं आपको टैक्स की इंपॉर्टेंस बता रहा था कि इंटर में तो सिर्फ ये 30% ग्रुप 1 में कैरी करता है मार्क्स, सीए फाइनल का तो सेकंड ग्रुप टैक्स ही है बस, और सब्जेक्ट ही नहीं है उसमें। सीए फाइनल के सेकंड ग्रुप के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें 2 सब्जेक्ट तो टैक्स हैं, एक डीटी है एक आईडीटी है, तो 200 नंबर का हो गया आउट ऑफ 300 मार्क्स। और जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है ओपन बुक। ओपन बुक के अंदर जो है हर सब्जेक्ट की थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं, तो यानी कि उसमें थर्ड जो लास्ट सब्जेक्ट है उसमें भी टैक्स के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो ओपन बुक है तो उसमें हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। और उनको ज्यादा बच्चे सीरियस लेते भी नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आपने 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए तो छठा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि छठे सब्जेक्ट में कहां से क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं में से आते हैं। तो वो तो वैसे भी बुक लेकर जा सकते हो आप, ओपन बुक है तो दैट इज वेरी इजी कंपैरेटिवली। तो मेनली ग्रुप 2 बना किसके ऊपर? टैक्स के ऊपर। डीटी 100 नंबर, आईडीटी 100 नंबर, वो कर लेते हो तो आपका ग्रुप 2 क्लियर हो जाता है सीए फाइनल का, और आप सीए बनने के बिल्कुल करीब हो जाते हो। इसके अलावा इतना ही नहीं, हमारी जो आर्टिकलशिप है, अब आप सीए एंटर करने के बाद आर्टिकलशिप में जाओगे, मई वाले बच्चे तो बस अभी जून से शुरू कर ही देंगे, 6 महीने पड़े हैं इनके। तो जब ये आर्टिकलशिप में जाएंगे, आर्टिकलशिप के फील्ड ही बेटा 3-4 हैं, गिनती के 4 मान लो आप। एक ऑडिट में स्टैच्यूटरी ऑडिट अलग है, इंटरनल ऑडिट अलग है, 2 फील्ड ये हो गए। टैक्स में इनकम टैक्स अलग है, जीएसटी अलग है। यानी कि अगर हम बात करें ऑडिट, अगर आप जाओगे आर्टिकलशिप में तो आप 4 फील्ड में ही काम कर सकते हो, 4 में से 2 फील्ड ऑडिट के हैं और 2 फील्ड टैक्स के हैं। और नॉर्मली बच्चे जो है क्या कहते हैं, जिनको थोड़ा बाहर घूमना होता है वो ऑडिट को प्रेफर करते हैं, और जिनको ऑफिस में बैठ के काम करना होता है, खासतौर पे गर्ल्स, वो टैक्स को प्रेफर करना पड़ता है, क्योंकि ऑडिट में तो पूरे इंडिया में घुमाएंगे, कहीं भी किसी भी जगह पर जा सकते हैं। तो इसीलिए नॉर्मली जो अपना फीमेल होती हैं वो अपने छोटी सिटीज में आर्टिकलशिप करती हैं। जैसे अपन बात करें हिसार में आर्टिकलशिप करते हैं, हिसार में तो ऑडिट का ओ भी नहीं है, वैसे ओ होता भी नहीं है उसमें, ए भी नहीं है, यहां तो सिर्फ टैक्स ही टैक्स है। ऑडिट क्यों नहीं है हिसार के अंदर? क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, जब आपको फाउंडेशन में शायद बोला होगा कि कितनी कंपनीज हैं, आप अपने आसपास ये देखो, जो स्टैच्यूटरी ऑडिट है वो कंपलसरी होती है कंपनीज की, इंटरनल ऑडिट कंपलसरी होती है कंपनीज की। मुझे बताना हिसार के अंदर कितनी कंपनीज हैं? एक बड़ी गांव बहुत सारी हैं, अपने पूरे पीएलए में एक पारस पारस कंपनी है, बाकी सब ये सोल प्रोवाइडर हैं, पार्टनरशिप फर्म है, तो यहां पर ऑडिट नहीं होती है। हाँ बिग मैक्स कंपनी है, कितनी सेल है उसकी? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जीएस नंबर है तो ठीक है, 20 लाख के ऊपर लेना पड़ता है, तो होगी 50 लाख सेल होगी, 1 करोड़ सेल होगी। तो क्या उनकी टर्नओवर 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ ऐसी है क्या? नहीं है ना भाई। हिसार में सिर्फ एक जिंदल है जिसकी टर्नओवर अपन इतनी कह सकते हैं, और जिंदल वाला भी हमारे को थोड़ी ना काम देगा, जिंदल वाले का भी काम जो है बिग 4 के पास है। तो अगर आपको ऑडिट के अंदर स्पेशलाइजेशन चाहिए तो बिग 4 में जाओ, बट अगर आपको ऑडिट वहां नहीं जाना, बिग 4 में आप बाहर नहीं जा सकते, तो फिर आपके पास घूम फिर के एक ही फील्ड बचता है, वो क्या है? टैक्स। चाहे आप जीएसटी सिलेक्ट कर लेना, चाहे आप इनकम टैक्स सिलेक्ट कर लेना। एक हमारे जैसे शहर में, हिसार जैसे शहर में एक सीए का ऑफिस अगर खोल के बैठते हैं तो हमारी मेन कमाई टैक्स से ही आती है। अगर मेरे पास, अगर आप क्लाइंट्स की बात करोगे तो अगर चाहे आप अपना माटा सर से पूछ लेना, चाहे आपके पास और कोई सर आते हैं उनसे पूछ लेना कि मेन उनके पास क्लाइंट्स कौन से मिलेंगे, तो उनके पास जो है टैक्स के ही क्लाइंट्स मिलेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं
तो अगर हम बात करें तो जीएसटी की 100-200 फाइल मिलेंगी, वो जीएसटी की है। और 200 फाइल से ही अगर हम बात करें 10,000 रुपए एक फाइल के आते हैं एक साल के, तो आपका जो 10 से 20 लाख रुपए जो कमाई है वो जीएसटी दे रहा है। इनकम टैक्स की अगर मान लो 500,000 फाइल मिलेंगी तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, एक फाइल से मिनिमम 1000 से 1500 रुपए आते हैं, तो आपका 5-7 लाख 8 लाख इनकम टैक्स बना के दे रहा है। उसके बाद बाकी बच गया जो आपका ऑडिट है, वो तो बहुत थोड़ी है, 10-20 कंपनीज हैं जिसकी ऑडिट होगी मेरे पास, तो उसमें क्या ही कमाऊंगा मैं, कुछ भी नहीं। तो अगर मेरी रेवेन्यू का, अगर मेरे ऑफिस की, पारस की रेवेन्यू नहीं, ऑफिस की रेवेन्यू का अगर हम देखें तो 90% 80% काम कहां से आता है, टैक्स से। और ये नहीं कि सिर्फ मेरे ऑफिस का ये हाल है, ऑलमोस्ट हिसार में 400 सीएज हैं। उन 400 सीएज का सर्वे कर लेना, जिनके पास काम होगा तो आपको 80-90% काम जो है यही मिलेगा कि वो बोलेंगे टैक्स का काम है हमारे पास। और आप ऐसे सब्जेक्ट को अगर इंपॉर्टेंस नहीं देते तो फिर आप अपने सीए के करियर को क्या कहते हैं, खतरे में डाल रहे हो। क्योंकि फिर आपको जब आगे जाकर काम ही सीए टैक्स का करना है, हम टैक्स के एक्सपर्ट होते हैं, हमारे पास ना 3 चीजों के एक्सपर्ट होते हैं हम, अकाउंट्स के, ऑडिट के और टैक्स के। लो तो लॉयर अच्छा जानते हैं हमसे, इसके अलावा और सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ते हो आप? कॉस्ट पढ़ते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट जानते हैं, सीएम में हमसे बेहतर जानते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ते हो? एफएम वाले वो अपना वो होता है ना सीएफए कोर्स, वो हमसे मच बेटर जानते हैं। और कौन सा पढ़ते हो आप सब्जेक्ट? एसएम तो कोई जानता, एमबीए वाले ज्यादा जानते हैं, उनको बिजनेस मैनेज करना आता है, हमारे को थोड़ी ना आता है, हमारा काम ही नहीं है। इसके अलावा और कौन सा जानते हो आप सब्जेक्ट? बस यही पढ़ते हो। तो इसमें आप मेन देख लो 3 सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है। अकाउंट्स हमसे बेहतर इंडिया में कोई नहीं जानता, इंडिया तो क्या पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं जानता। इसके बाद टैक्स एक सीए से बेहतर कोई नहीं जानता। तीसरा ऑडिट, ये तो हमारा मेन कोर होता है, क्योंकि एक सीए की डिग्री है जो ऑडिट कर सकता है, बाकी और कोई ऑडिट नहीं कर सकता। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपके मेन है, अकाउंट्स, ऑडिट और टैक्स। और जिसके अंदर हमारे छोटे शहरों के अंदर मेन काम किस चीज का रहता है? टैक्स का। अगर आप बिग 4 में जाओगे वहां ऑडिट का मेन काम है, हमारे यहाँ टैक्स का मेन काम है। ऐसा नहीं कि बिग 4 में टैक्स के डिपार्टमेंट नहीं है, वहां टैक्स के डिपार्टमेंट है, टैक्स का काम भी है उनके पास, बट ऑडिट का भी है, अच्छा काम है ऑडिट का भी। तो ऑडिट मेन हो गया आपका, टैक्स मेन हो गया, अकाउंट्स मेन हो गया, ये सब्जेक्ट आपके मेन है। अगर आप इन पे ध्यान नहीं दोगे ना तो आप फिर अपने सीए करियर से जो है वो गलत कर रहे हो। तो मैं आपको सिर्फ आज यही कहना चाहता हूं कि आपको इस सब्जेक्ट को बिल्कुल बारीकी से सुनना है, जैसे आज आप पहली क्लास में सुन रहे हो कि आज कुछ नया होगा, कुछ सीखेंगे। जो इस आप पॉजिटिव माइंडसेट से आए हो ना कि आज कुछ नया सीखेंगे, वही माइंडसेट आपको आने वाली 100 क्लासेस में बना के रखना है। हमारी टैक्स की 100 क्लासेस लगेंगी सिर्फ इनकम टैक्स की, तो आपको ये 100 क्लासेस के अंदर यही पॉजिटिव माइंडसेट, एक यही स्माइल चेहरे पे, एक यही कुछ नया सीखेंगे वाला एटीट्यूड ये बना के रखना है। सिर्फ क्लास में ही नहीं, घर पे भी, जो घर पे आप 1 घंटा दोगे उस पे भी आपको यही एटीट्यूड बना के रखना है। घर पे भी आपको जो है 1 घंटा आपको होमवर्क करना है डेली का। आप कभी रोटी खाना मिस नहीं करते तो ये मान के चलो रोटी की तरह इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कभी खाना मिस नहीं करते, कभी सोना मिस नहीं करते, तो टैक्स को भी आपको मिस नहीं करना है। ये आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, तब जाके आप ये मान के चलो कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और वो अच्छे मार्क्स आपके रिज्यूमे में जब स्टैंड करते हैं तो आर्टिकलशिप में भी आपका सिलेक्शन अच्छे से आराम से हो जाता है। फिर आगे सीए बनने के बाद भी जो पैकेजेस में फर्क होता है कि किसी का पैकेज लगा 6 लाख का, किसी का लगा 12 लाख का, द डिफरेंस जो होता है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, प्लस कि इंटरव्यू कैसे दिया उसके ऊपर होता है। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस आपके अभी से आपके हाथ में है ना, इंटर में आपने कैसे स्कोर करना है। आपके सारे सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन आई होगी तो कोई क्यों आपको एज अ सीए नौकरी नहीं देगा। आपको सब जो है वो कोशिश करेंगे कि भाई हमारे पास आइए बच्चा इतना ब्राइट स्टूडेंट है। और वहीं आपके सारे 40-40 नंबर लेकर पास हुए हो, तो मान लो टैक्स में 40 लेकर पास हुए हो, फिर आप आर्टिकलशिप करने जाओगे टैक्स में, भाई टैक्स में आर्टिकलशिप करनी है, वो कहेगा नंबर तेरे 40 आए तो तू मेरा भी बेड़ा गर्क करेगा। तो कैसे आपको, मेरे को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा एज अ सीए, मेरे को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मैं भी उसी बच्चे को प्रेफर करूंगा ना जिसके अच्छे मार्क्स आए हो। तो मार्क्स आखिर कुछ तो बयान करते हैं। हालांकि वो अपना 3 इडियट्स में बोला है कि भाई सक्सेस के पीछे मत जाओ, एक्सीलेंस के पीछे जाओ। सेम बात है भाई, तुम एक्सीलेंस के पीछे जाओ, तुम सीखो चीजों को, डीप में सीखो। मैं तो कह ही रहा हूं। अब आपको पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा कि आपको कोई भी चीज थियोरेटिकल पढ़नी ही नहीं है, आप उसको प्रैक्टिकल इंटीग्रेट करके पढ़ो। हालांकि पढ़ाता भी मैं ऐसे हूं, अगर आप मेरी बुक देखोगे मैं आपको अभी शो करूंगा, बुक में भी आपको यही होगा कि हर चीज प्रैक्टिकल मिलेगी। बट द पॉइंट इज
कि आपको माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि मैं ऑफिस में बैठा हूं, क्लाइंट मेरे सामने आया एडवाइस लेने, तो हाउ विल आई रिएक्ट, हाउ विल आई सोल्व दिस प्रॉब्लम, वो आपका एटीट्यूड होना चाहिए। पेपर के बारे में छोड़ोगे, पेपर में करना है वो बाद में देख लेंगे, बट एक बार जब समझ रहे हैं टेक्स्ट को, जब बेस बना रहे हैं, शुरू के कुछ चैप्टर्स 2-4 चैप्टर बेस बनने में लगेंगे, तो उस टाइम पर आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि भाई मैं ऑफिस में बैठा हूं, मेरा सीए का ऑफिस है, मैं खोल के बैठा हूं, क्लाइंट सामने आया तो मैं क्या एडवाइस दूंगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कल शाम को मैं ऐसे ही रिश्तेदार का फोन आया, बोला कि मेरे बेटे की अपना 35-36 लाख रुपए की सैलरी है, ये सीए ने बोला है कि इतना टैक्स बनेगा, एक बार तू बता कितना टैक्स बनेगा। तो भाई कभी भी रैंडमली कोई भी ऐसे पूछ सकता है, हमको एकदम तैयार रहना पड़ता है, ये नहीं बोल सकते अभी मैं चैट जीपीटी करके बताता हूं। तो जो लोग अभी एआई पे बहुत डिपेंड करते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है टैक्स के रेट्स याद करने की, लोग ये कहते हैं कि हम क्यों याद करें टैक्स के रेट्स, टैक्स के रेट्स तो गूगल पे मिल जाते हैं। भाई मिल तो जाते हैं, लेकिन जब क्लाइंट सामने आता है आपके, तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे लेट मी चेक ऑन द गूगल एंड देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन। क्लाइंट कहेगा कि भाई गूगल करना है तो मैं खुद ही कर लूंगा, तू क्या बताएगा, इसलिए नॉलेज ही नहीं है, जज करते हैं आपको। और उसी बात से फर्स्ट इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन होता है, वहीं जजमेंट बन जाएगी, सीए को नहीं आता, और वहीं फिर अपना आगे आगे धीरे धीरे आपके क्लाइंट कम होने शुरू हो जाएंगे, किसको पता ही नहीं है। जब मैं सीए नहीं था तो मैं अपने पेरेंट्स के रिटर्न भरवाने एक सीए के पास गया था, आई थिंक मैं उस टाइम सीए इंटर में था, आर्टिकलशिप कर रहा था। मैं 3-4 सीए के पास गया कि भाई अपना मेरे को अपने पेरेंट्स की रिटर्न भरवानी है, तो मैं एक सीए के पास गया, वो बोला कि आयो बैठो, उसने पहले फाइल ली, उसने पता क्या बोला, उसने खुद कुछ एडवाइस नहीं दी, उसने अपने से नीचे जो वो था ना, उसके नीचे सीए काम करता था, उसके पास फाइल फॉरवर्ड कर दी, बोला कि ये देखेगा ये बताएगा। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताओ इसमें क्या टैक्स छूट हो सकती है, कुछ मिल सकता है, उसको खुद को आता ही नहीं, काफी सीनियर सीए थे, बोले कि वो बताएगा। वही मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि मैंने कहा भाई ये तो अपना, इसको खुद को कुछ पता नहीं, ये उसको कह रहा है कि ये बताएगा, और जिसको अपना काम दिया है उसको भी कुछ नहीं आता। उसको क्यों कुछ नहीं आता, क्योंकि वो तो मेरे बराबर का ही है, वो तो आर्टिकल टाइप है, मैं भी आर्टिकल वो भी आर्टिकल, मतलब बॉस कह रहा है कि मेरे को कुछ नहीं पता ये बताएगा, और वो खुद आर्टिकल है मैं भी आर्टिकल हूं, फिर तो मैं ज्यादा बेहतर जानता हूं उससे, मैं खुद ही भर लूंगा रिटर्न, मैं उसको क्यों दूंगा। वही मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। दूसरे सीए के पास गया, वो भी बोला मेरे को पास डॉक्यूमेंट रख दो, 7 दिन बाद मैं आपको एडवाइस करूंगा, पहले स्टडी करूंगा केस। मेरा कॉन्फिडेंस वहां डाउन हो गया, मैंने किसको आता ही नहीं है। तीसरे सीए के पास गया, वो सेम बात बोला, मैंने कहा इससे बेहतर तो मैं हूं, मेरे को ज्यादा पता है, मैंने अभी टैक्स पढ़ रखा है, मैं ज्यादा बेटर बता पाऊंगा, मैंने खुद रिटर्न भरी, आज तक केस नहीं लगा। कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये है भाई, कॉन्फिडेंस क्लाइंट का ऐसे लूज होता है, क्लाइंट जो है 4 जगह जाएगा, और जो सीए उसको बेटर बताएगा, इंस्टेंट बताएगा, वहीं जो है क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि भाई सीए को नॉलेज है, उसी टाइम बताता है ये। दूसरे सीए क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं कागज रख के चले जाओ, कल बताना, परसों आना, इसका मतलब वो टाल मटोल कर रहे हैं, उनको इंस्टेंट नहीं पता। मे भी बिजी भी हो सकते हैं, वो बात भी है, बट अगर आप क्लाइंट को उस तरह से कन्विंस नहीं करोगे तो फिर वो आपके पास कैसे आएगा। या तो आपका बिग 4 की तरह नाम हो, बिग 4 पे तो वैसे ही चले जाते हैं, बट द पॉइंट इज आप छोटे शहर में हो, हिसार में हो, अपना ऑफिस सेटअप कर रहे हो, तो आपको पॉइंट्स टिप्स पे होने चाहिए। ऐसे ही टीचर जब पूछता है बच्चे से, पॉइंट्स टिप्स पे होते हैं तो लगता है कि बच्चा होशियार है, लेकिन वही कल मैं आया नहीं था, परसों तबीयत खराब थी, तरसों ये था, पता लग जाता है कि नालायक है ये। तो वही आपको जो है क्या करना है, आपको इन चीजों को बार बार रिवाइज करना है। जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई, जब तक आप 4-5 बार रिवाइज नहीं कर लेते, तब तक पेपर के अंदर फिर आपका पेपर पूरा भी नहीं होगा, क्योंकि पेपर काफी लेंदी होता है, और उस वजह से आपको तभी वो पूरा हो पाएगा जब आपको अच्छे से पॉइंट आते होंगे। जैसे यहां पर राम पढ़ते ही, राम नहीं रेजिडेंट पढ़ते ही मेरे को क्लिक हो गया कि भाई इसको जो है कौन सा स्लैब लगना है, 58 साल पढ़ते क्लिक हो गया स्लैब कौन सा लगना है। और वहीं आप क्या कहते हैं, सोचते रहते, अरे 58 साल में कौन सा लगता था, 5 लाख लगेगा या 2.5 लाख लगेगा, इतना पेपर आपका टप जाएगा। टाइम मनी है, टाइम कीमती है, 3 घंटे पेपर पूरा करना है। तो ये आपको जो है चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि भाई हमें जो है अपने हमेशा क्लास में अलर्ट रहना है, घर जाके भी आपको अलर्टनेस से पढ़ना है। सो अपन वापस आते हैं यहाँ पर, और सिलेबस आपको मैं बताता हूँ कि हमारे टेक्स्ट में कितने चैप्टर्स हैं, क्या सिलेबस है, थोड़ी बातें उस बात के बारे में करते हैं। साथ में आपको वेटेज बताता हूं मैं कि भाई वेटेज क्या है, अपना कितने कितने नंबर का कौन कौन सा जो है चैप्टर आता है, वो बात और बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि भाई अपना जो वेटेज है इसकी, तो हम बात करें, सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। आज मैं वही करवाऊंगा, मतलब कल से
बेसिक कॉन्सेप्ट, आई होप आपको बुक मिल जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करवाऊंगा, ठीक है। ये बेटा कितने नंबर का आता है? 0 से लेकर 4 मार्क्स का आता है। हो सकता है कि भाई आए ना इसमें से क्वेश्चन, और हो सकता है इसमें अपना आ जाए 4-1 नंबर का। हाँ, अगर ना आए तो भी दूसरे क्वेश्चंस में तो ये हेल्प करता ही है, तो इसीलिए इसको छोड़ नहीं सकते चैप्टर को, चैप्टर तो कोई भी नहीं छोड़ सकते। दूसरा चैप्टर है बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस। हमें पता लगाना कि विराट कोहली इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा नहीं माना जाएगा। हम सेकंड चैप्टर में यह पता लगाएंगे कि विराट कोहली की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी नहीं होगी। प्रियंका चोपड़ा कहां रहती है? कहां रहती है प्रियंका चोपड़ा? अमेरिका रहती है बेटा, क्योंकि उसकी शादी हो गई। कहां शादी हो गई? अमेरिका में शादी हो गई उसकी, तो वो बेचारी वहां रहती है। अब समझने वाली बात यह है, पहले वो 25-30 साल इंडिया में पड़ी रही, इंडिया में रहती थी, अब वो अमेरिका में पड़ी है। द पॉइंट इज कि अब वो इस साल के लिए रेजिडेंट मानी जाएगी या नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी, तो हमें ये देखना है। तो ये हम सीखेंगे कहां पर? चैप्टर नंबर 2 में। और जो अमेरिका से वो कमाएगी, वहां भी शूटिंग करती होगी क्या पता, या क्या पता बर्तन मांजती हो, मुझे नहीं पता। तो जो भी वहां से कमाएगी, तो दैट विल बी टैक्सेबल इंडिया और नॉट, इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। या फिर आप देखते होगे आईपीएल मैच होता है, क्रिस गेल आता था पहले बैटिंग करने, आजकल भी बहुत सारे लोग आते हैं इंडिया में क्रिकेट खेलने, जैसे कि एबी डिविलियर्स आता था अफ्रीका से स्पेशल चल के, 40 दिन यहां रहते थे, यहां पे आके क्रिकेट खेलते थे। तो एक बात बताओ, वो खिलाड़ी जो 40-50 दिन के लिए इंडिया में आते हैं, क्या वो इंडिया में रेजिडेंट माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे? एक तो हमें ये देखना है। फिर दूसरा ये देखना है कि जो आईपीएल से उनको पैसे मिलते हैं, भाई उनको खरीदा 20 करोड़ रुपए का, तो क्या वो 20 करोड़ रुपए उनको टैक्सेबल होंगे नहीं होंगे, हमें ये भी देखना है। तो ये सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे इस सेकंड चैप्टर के अंदर। इसके बाद बेटा तीसरा चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। अच्छा, सेकंड चैप्टर कितने का नंबर का आता है? ये हमेशा आता है बेटा 4 से 6 नंबर का, ये हमेशा आता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर इसका क्वेश्चन ना आए। इसके बाद अगर हम अगली बात करें बेटा, तीसरा चैप्टर होता है हेड्स। हेड्स का मतलब क्या होता है? आप देखेंगे लोग अलग अलग तरीके से पैसा कमाते हैं। सारे बच्चे बताएंगे लोग किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। जैसे एक बंदे ने बोला सैलरी, कि सैलरी से पैसा कमा सकते हैं। और बताओ और किससे पैसा कमा सकते हो? ठीक है, नंबर 1 आपने बोला सैलरी से कमा सकते हैं जी, ठीक है बेटा। दूसरा कोई बोले रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है भाई तुमने कोई किताब लिखी और उससे तुम्हारे को पैसा आ रहा है, तो उस चीज को हम 2 जगह टैक्सेबल कर सकते हैं। अगर तुम्हारा किताब लिखना बिजनेस है, तो वो फिर कहां टैक्सेबल होता है? बिजनेस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पीजीबीपी। पीजीपी का मतलब होता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये लिखा मिल जाएगा आपको, इसकी जरूरत नहीं है लिखने की भाई इसका क्या मतलब होता है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो बुक लिखना मेरा बिजनेस हो सकता है, अगर बिजनेस है तो मेरे को वहां इनकम यहां टैक्सेबल होगी। और एक जो है क्या कहते हैं अपना लास्ट हेड होता है जिसको हम बोलते हैं अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस का मतलब होता है कि मिक्स मतलब कि भाई जिसका कोई नहीं होता उसका अदर सोर्सेस होता है। जिसका कोई नहीं होता मतलब जिसका कोई हेड नहीं बना, वो सारे कहां जाते हैं? अदर सोर्सेज में। तो वो रॉयल्टी यहां पर भी जा सकता है। इसके अलावा किसी ने बोला रेंट। रेंट की इनकम टैक्सेबल होती है। एक हेड होता है जिसका नाम है हाउस प्रॉपर्टी। घर किराए पे दो, वैसे इसका नाम हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन ये ना समझना कि सिर्फ घर की इनकम यहां टैक्सेबल होगी। आप दुकान किराए पे दोगे, कोई भी चीज किराए पे दोगे, तो इनकम यही टैक्सेबल होगी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। अब आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये अलग अलग हेड बना क्यों रखे हैं? वो इसलिए बना रखे हैं क्योंकि हर इनकम को टैक्सेबल करने के रूल्स अलग अलग है। को इनकम टैक्सेबल होती है अपना किसी और तरीके से, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल होती है किसी और तरीके से, बिजनेस का कैलकुलेशन करने के लिए हम पीनल अकाउंट बनाते हैं, अदर सोर्सेज के अंदर हमें कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, सिंपल जो अमाउंट है वो लिखना पड़ता है। तो हर इनकम के टैक्स करने के रूल्स क्या हैं? अलग अलग। इसीलिए इनकम टैक्स वालों ने हेड भी क्या बना रखे हैं? अलग अलग, कि ये इनकम यहां टैक्सेबल होगी, इस तरीके से टैक्सेबल होगी, ये इनकम यहां टैक्सेबल होगी, इस तरीके से टैक्सेबल होगी, इस तरीके से। किसी ने बोला था भाई शेयर मार्केट, मैंने आज शेयर खरीदा जिसको मैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद बेचूंगा, तो वो मेरा आता है कैपिटल गेन के अंदर। कैपिटल गेन का मतलब होता है कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म का गेन।
कि मैंने कोई चीज खरीदी, उसको मैंने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने रखा, फिर उसको बेचा, तो उसमें जो वैल्यू उसकी बढ़ गई, उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। मैंने घर किराए पे दिया, रेंट की इनकम यहां टैक्सेबल होती है, लेकिन अगर घर सेल कर दोगे, सेल करोगे घर, तो फिर यहां टैक्सेबल होता है कैपिटल गेन में। मतलब किराए पे देना यहां टैक्सेबल है, लीज पे देना, किराए पे देना एक ही बात है। किराए पे देना यहां टैक्सेबल है, और अगर मैं उसको बेचकर पैसा कमाता हूं तो टैक्सेबल होता है कैपिटल गेन के अंदर। ये सारे रूल्स अपन पढ़ेंगे डिटेल में, एक एक करके चैप्टर आएगा, हर चैप्टर में अपन अपना टाइम लगाएंगे। सैलरी में 8-10 लेक्चर लगाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी में लगाएंगे 5 लेक्चर, पीजीपी में लगाएंगे 15 लेक्चर, कैपिटल गेन में 15 लेक्चर लगाएंगे, अदर सोर्सेज में 2-3 लेक्चर लगाएंगे। तो सारी जगह अपन टाइम लगाएंगे। द पॉइंट इज कि जब ये करेंगे, वो तो करेंगे ही डीप में, आज आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। घर जाओ आप, कुछ तो आप समझ के जाओ कि इनकम टैक्स के बारे में एक ओवरव्यू आ गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं पूरे सब्जेक्ट में। तो जब अपन शुरू करेंगे, आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई समझ नहीं आ रहा क्या है। तो आज एक ओवरव्यू वाली बात हम कर रहे हैं कि भाई क्या क्या पढ़ेंगे, और इंपॉर्टेंस वाइज आपको बताऊंगा कि कितने कितने मार्क्स का आएगा। जैसे सैलरी चैप्टर जो है, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं आता, और आता है तो भाई 8 नंबर का भी आ सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का भी नहीं आता तो नहीं आता, और आता है तो क्या कहते हैं अपना 6 नंबर का भी आ सकता है। बिजनेस का तो हमेशा आता ही है, तो ये तो 15 मार्क्स का आता ही है। आप ये मान के चलो 15 में से ये मान लो 10 नंबर पीजीपी के हैं, बाकी आपका जो है वो कुछ और टॉपिक्स बीच में मिक्स होते हैं। कैपिटल गेन जो हमारा क्या कहते हैं टॉपिक है, ये भी पेपर में आता ही है, ऑलमोस्ट हर पेपर में आता है। 6 से लेकर 8 नंबर का आ सकता है, या बोलो 4 से 8 नंबर का तो आ ही सकता है। फिर उसके बाद अदर सोर्सेज कई बार नहीं आता, और आता है तो 5 नंबर का आ सकता है। तो ये सारे मैंने चैप्टर्स का बता दिया। आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इनमें चैप्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो कौन से वाला, ये वाला जो हमेशा आता है, ऐसी एक ये हो गया जो हमेशा आता है, एक आपका पीजीपी हो गया जो हमेशा आता है। तो ये चैप्टर्स तो आते ही हैं, इनको आप मना नहीं कर सकते कि हम नहीं करते इनको, ठीक है। इसके बाद हेड्स खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक होता है चैप्टर जिसको बोलते हैं क्लबिंग। क्लबिंग का मतलब होता है इनकम किसी और की, टैक्स कोई और भरेगा। इनकम किसी और की, टैक्स कोई और भरेगा। वो जीएसटी, इनकम डायरेक्ट टैक्स, वो नहीं। मतलब आपके बेटे की इनकम हो सकता है आपको टैक्सेबल हो जाए, क्योंकि बच्चा मान लो माइनर है। अब माइनर बेचारा कैसे रिटर्न भरेगा यार? तो माइनर की इनकम उसके पेरेंट के पास टैक्सेबल होती है। माइनर कुछ कमाएगा, उसकी इनकम पेरेंट के पास टैक्सेबल होती है। तो ये इसको हम क्लबिंग चैप्टर बोलते हैं। ये 0 से लेकर 5 नंबर का आता है। हाँ, अपने पेरेंट्स को बोल देना तुम्हारे नाम पे एफडी मत कराएं। अगर तुम्हारे नाम पर एफडी करा रखी है तो इनकम तुम्हारे नाम की होगी, बट वो उसके ऊपर टैक्स इनको भरना पड़ेगा पेरेंट्स को। तो अगर माइनर बच्चे के नाम, तुम तो मेजर हो गए होगे मेरे हिसाब से, तो जो नहीं हुए, अगर उनके नाम पे कोई एफडी है, कोई इनकम है, तो उनके पेरेंट्स को टैक्सेबल होगी। ऐसे ही जो क्या कहते हैं अपना 5वां पॉइंट आता है क्लबिंग के बाद, जिसको बोलते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है एक हेड में लॉस है, एक में गेन है, क्या आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट है। मान लीजिए आपने क्या कहते हैं सैलरी आप करते हो, नौकरी करते हो, आप पैसे कमाते हो 10-12 लाख रुपए जैसे इसने कमाए थे, लेकिन इसके पास मान लो कोई साथ में इसने वो भी कर रखा है, बिजनेस भी ओपन कर रखा है, तो बिजनेस में इसको लॉस हो गया, या साथ में शेयर मार्केट का काम करता है, शेयर मार्केट में लॉस हो गया, तो क्या वो वाला लॉस ये सैलरी से एडजस्ट कर सकता है? ये सारे नियम मैं आपको सिखाऊंगा सेट ऑफ चैप्टर में, कि क्या हम दूसरे लॉसेस को यहां से एडजस्ट कर सकते हैं, वो सारी बातें। इसके बाद सेट ऑफ जो है वो आता है अपना, नहीं आता तो नहीं आता, आता है तो सीधा 8 नंबर के 8 मारता है। इसके बाद छठा चैप्टर बोलते हैं जिसको हम डिडक्शन। डिडक्शन भी 0 से लेकर आपका 4 नंबर का आ सकता है। डिडक्शन का मतलब होता है बच्चे कि भाई अपना हमारी गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया के जो लोग हैं ना वो गवार है, वो अपना भला नहीं जानते। जैसे मैं उनको भला बता रहा हूं कि क्लास को ध्यान से सुनो और उसके बाद उसको समझो। इसके बाद मैं आपको बोल रहा था डिडक्शन के बारे में कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है वो कहती है कि हमारे इंडिया के लोग बेवकूफ हैं, उनको पता नहीं उनके लिए फायदा क्या है। तो हमारी गवर्नमेंट कहती है आप जो पैसा कमाते हो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो। अगर आप 5 साल की एफडी करा दोगे तो हम आपको छूट देंगे आपके टैक्स में से। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे हम आपको छूट देंगे टैक्स में से। अगर आप बच्चों को स्कूल भेजोगे, उनको पढ़ाओगे, तो जितनी स्कूल फीस भरोगे उतनी छूट देंगे आपको टैक्स में से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराओगे तो छूट देंगे, आपका लाइफ इंश्योरेंस करवाओगे तो छूट देंगे।
जैसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा डिडक्शन में कि कहां कहां आपका टैक्स सेव हो सकता है। जैसे भाई की इनकम 12 लाख रुपए थी ना, इसको सिखाऊंगा कि 12 लाख रुपए को कम कैसे करा जा सकता है। तो डिडक्शंस, ये अपना 1.5 लाख रुपए का एफडी करा सकता है, उससे इसका टैक्स कम हो जाएगा। ये अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा सकता है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज, बच्चों को स्कूल भेज सकता है तो अगर होंगे तो इस तरह से आप पड़ोसियों के बच्चों को स्कूल भेजोगे तो आपको छूट नहीं मिलेगी। छूट तब मिलेगी जब खुद के बच्चों को स्कूल भेजोगे, और वो भी क्या कहते हैं, स्कूल की फीस भरनी पड़ेगी, फ्री में नहीं पढ़ाना, फोकट में नहीं। तो डिडक्शन जो है वो हम पढ़ेंगे वहां पर। फिर उसके बाद 7th चैप्टर आता है टीडीएस। टीडीएस जो है बेटा वो आप जीएसटी में पढ़ के आए हो, और वही टीडीएस इनकम टैक्स में भी हम पढ़ेंगे। तो ये 4 से लेकर 6 नंबर का अवश्य आता है। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है। ये क्या होता है टीडीएस? टीडीएस ही बोल सकते हो, टीसीएस भी बोल सकते हो, दोनों चीजें आती हैं इसमें। जैसे टीडीएस का मतलब मैं बोलूं तो जब पारस वाले मेरे को इनकम देते हैं, सैलरी देते हैं, तो उसमें से वो पहले टीडीएस काट के बची हुई पैसे देते हैं। मान लो मुझे 10 लाख रुपए देंगे तो उसका 10% काट लेंगे, यानी कि 1 लाख रुपए, बचा हुआ जो है 9 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आएंगे। उस 1 लाख रुपए को हम टीडीएस बोलते हैं। कहां लगता है ये सब डिस्कस करेंगे, इसका क्या होता है वो सब डिस्कस करेंगे। टीसीएस भी सेम ऐसे ही होता है। जब भी आप 10 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदते हो तो आपका 1% टीसीएस लगता है, कट जाता है। या 10 लाख से ऊपर लग्जरी आइटम खरीदते हो, मान लो रोलेक्स की घड़ी पसंद आ गई आपको, दिलजीत दोसांझ ने काफी बोल दिया, रोली लाई गुटते मुछानु चाड़े वटया, तो रोली 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 बोल के रोलियां रोलियां रोल के रखियां, गुरु रंधावा ने बोल दिया। अब ऐसे आप सबको लगता है कि रोलेक्स लेनी चाहिए, तो आप रोलेक्स घड़ी लेने जाओगे 10 लाख से ऊपर आती है। तो जैसे ही आप रोलेक्स घड़ी लोगे, 10 लाख रुपए करोगे, तो 1% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, टीसीएस लग जाता है उसके ऊपर। तो 1% टीसीएस एप्लीकेबल होता है। जैसे मैंने थार गाड़ी खरीदी 15 लाख रुपए की, 1% टीसीएस पे किया, 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किया, 15 लाख 15,000 हो गए। ऐसी और चीजें भी है, रोड टैक्स वगैरह वो भी लगता है, बट टीसीएस भी लगता है 1%। इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे रिटर्न का, कि कौन सा बंदा है, किसको रिटर्न फाइल करनी होती है। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, और वो थ्योरी होती है बेटा। तो ये चैप्टर थ्योरी का है, ये भी करना है क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है। अभी आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि भाई मत करोगे तो भी चलेगा। बेटा देखो ऑप्शन आता है उसका, बट द पॉइंट इज आपको करके जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ना हमें, क्या पता कैपिटल गेन मुश्किल आ जाए पेपर में और आपसे हो ना हो, तो फिर आपको रिटर्न चैप्टर काम आ सकता है, थ्योरी काम आ जाएगी। मान लो टीडीएस का क्वेश्चन मुश्किल आ जाए, आपसे वहां ना हो, तो फिर रिटर्न काम आ जाएगा, आपको थ्योरी आ जाए काम आ जाएगी। तो मतलब चैप्टर छोड़ना नहीं है, छोड़ दोगे तो फिर अगर दूसरा चैप्टर जो आपने करा है वो मुश्किल आ गया तो फिर 40 बनाने मुश्किल हो जाएंगे। इसीलिए कोई भी चैप्टर जो है वो आपको छोड़ना नहीं है। तो आपको रिटर्न चैप्टर करना है, 5 नंबर का आता है। और लास्ट होता है फिर आपका चैप्टर टैक्स लायबिलिटी, कि आपको बंदे का टैक्स निकालना है। जैसे अभी हमने इस भाई का टैक्स निकाला था, वैसे ही आपको सड़क से उठाकर कोई बंदा ले आना, अपन सबका टैक्स निकाल देंगे। कोई बंदा ले आना, इसकी ये इनकम है, बस अब मेरे को ये बता देना 5 हेड कि सैलरी की इनकम कितनी, इसकी इनकम कितनी, इसकी इनकम कितनी, मैं आपका जो है टैक्स निकाल दूंगा। ये काम अपन करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, टैक्स लायबिलिटी के चैप्टर के अंदर। ये कितने नंबर का आता है भाई? ये पीजीपी के साथ मिक्स होके आता है। पीजीपी मैंने 10 नंबर का लिखा है, इन दोनों का मिक्स क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, और वो पहला क्वेश्चन होता है कंपलसरी। तो 5 नंबर का आ गया ये पीजीबीपी, और ये अपना जो हो गया टैक्स लायबिलिटी, ये दोनों जो है मिक्स होकर 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक बड़ा क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है बेटा, आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो ये 15 नंबर का आता है, पीजीपी और टैक्स लायबिलिटी मिक्स होकर। जैसे मैं आपको ये पेपर दिखा रहा था, ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये वही 15 नंबर का क्वेश्चन है, कंपलसरी है, जो अपना पीजीपी और टैक्स लायबिलिटी को मिक्स करके बनाया हुआ है। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हालांकि 15 मार्क के क्वेश्चन में और पॉइंट्स भी होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि इसका पॉइंट होता है, हो सकता है थोड़ा पॉइंट अदर सोर्सेज का भी होगा, थोड़ा पॉइंट कैपिटल गेन का भी होगा, थोड़ा हाउस पट्टी का भी होगा। तो इस तरह से मिक्स करके जो है ये क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ मैंने आपको बताया पेपर का पैटर्न। अगर आप देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन तो ये हो गया, जैसे आपको बताया। बताओ ये थ्योरी है या प्रैक्टिकल है? आपको साबित करना चाहता हूं कि सारा पेपर जो है प्रैक्टिकल आता है, प्रैक्टिकल है ये, ठीक है। इसके बाद चैप्टर बता ही दिया मैंने आपको, पीजीपी वाला चैप्टर है। ये जो है ये अपना टीडीएस का चैप्टर लग रहा है मेरे को, तो ये है बेटा, लिख रखा है, नहीं टीडीएस का नहीं है, ये है रेजिडेंशियल स्टेटस का। देखो लिख रखा है वो इंडिया में इतने दिन आई, इतने दिन नहीं आई। तो ये जो चैप्टर है वो है, ये क्वेश्चन जो है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस का, लिख रखा होगा
आप उसका निकालो कि वो क्या रेजिडेंट है कि नहीं है, और दूसरा जो है आप फाइंड आउट करो कि उसकी कौन सी इनकम। देखो लिख रखे असर्टेन द रेजिडेंशियल स्टेटस, मैंने बोला था कंपलसरी आता है हर पेपर के अंदर, और ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें अमाउंट्स दे रखी हैं। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का, तो 6 नंबर का आ गया रेजिडेंशियल स्टेटस। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जैसे मैं आपको बताऊं ये वाला, ये टीडीएस का मिलेगा, तो ये टैप, हाँ देखो लिख रखा है टीडीएस डिस्कस करो, तो ये टीडीएस का मिलेगा आपको। और ये कितने नंबर का आया हुआ है? टीडीएस कितने नंबर का आया हुआ है? छुप गया लगता है, साइड में लिखा था 4 नंबर का आया हुआ है, तो 4 नंबर का टीडीएस आया है। एमसीक्यू भी आ सकते हैं 2 नंबर के, टोटल 6 नंबर का आ सकता है, 6 से 8 नंबर का टीडीएस आ सकता है, एमसीक्यू भी तो आएंगे। ये जो है ये आपका कैपिटल गेन चैप्टर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये कैपिटल गेन चैप्टर का है। कहां पता लगेगा कैपिटल गेन का? तो लिख रखा होगा उसके बारे में कि आप जो है वो निकालो कैपिटल गेन, ठीक है, ये कैपिटल गेन चैप्टर का है। तो जो मैंने आपको लिखवाया है वो सोच समझ के लिखवाया है, वही क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा ये जो चैप्टर है ये मेरे को लग रहा है कि भाई ये सैलरी का है, तो अपने को यहाँ सैलरी निकालनी है, प्रभु की सैलरी, प्रभु बैठा है यहाँ पे, प्रभु की सैलरी जो है अपने को निकालनी है प्रभु की। तो ये क्वेश्चन सैलरी चैप्टर का है, 4 नंबर का है। अक्सर सैलरी 6 नंबर का आता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, 4 नंबर का है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये फिर से एक क्वेश्चन आया है जो कि है आपका आई थिंक सेट ऑफ चैप्टर का मिलेगा। इसमें लॉसेस और इनकम दे रखी है, एडजस्ट करके दिखाना है, 6 नंबर का आया है सेट ऑफ चैप्टर का क्वेश्चन। इसके बाद अपना अगला जो है वो क्वेश्चन आया है थ्योरी का, एडवांस टैक्स। ये भी टीडीएस का पार्ट होता है, एडवांस टैक्स जो भी है टीडीएस का चैप्टर का पार्ट है। 4 नंबर का और आ गया टीडीएस का, 4 पहले आया था, 8 नंबर होगा टीडीएस की। इसके अलावा ये रिटर्न चैप्टर का आ गया, मैंने बोला था हमेशा थ्योरी आती है 4-5 नंबर की, 4 नंबर की थ्योरी आई है, 5 की बोली थी मैंने, 4 की थ्योरी आती है, तो ये थ्योरी का है। बट मैंने आपको बोला था इसमें क्या आता है? ऑप्शन, तो ये ऑप्शन के अंदर आए, आप इसको चाहो तो स्किप भी कर सकते थे, छोड़ सकते थे। ये सेक्शन बी तो फिर जीएसटी है, वो डिस्कस नहीं करूंगा। ये तो इनकम टैक्स का मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया। अगर मैं अब इनकम टैक्स का दोबारा बताऊं कि अपना क्वेश्चन नंबर 1 होता है 15 मार्क्स का, जो कि प्रैक्टिकल होता है, और साथ में ये कंपलसरी होता है, यू हैव टू डू, करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके कोई पार्ट्स नहीं होते, एक ही क्वेश्चन होता है बड़ा, आधा पौना घंटा लग जाता है इसको करने में, पूरा 15 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट होते हैं, और ये सारे के सारे जो है 10-10 नंबर के होते हैं, दोनों पार्ट का टोटल। ये 6 और 4 का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, 5 और 5 का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, बस 2 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, या 7 और 3 का हो सकता है, ठीक है। तो ये 10 नंबर के होते हैं। बट आपको जो है इन तीनों में से आपको करने होते हैं एनी 2। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये जो लास्ट होता है ना, ये हमेशा रिटर्न चैप्टर से आता है। आप इसको स्किप कर सकते हो, ये हमेशा रिटर्न चैप्टर से आता है, क्योंकि आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से 2 करने हैं, तो आप 4 छोड़ सकते हो। बट अगर सेकंड, जैसे कि इसमें टीडीएस का आता है, इसमें टीडीएस से आ सकता है, कैपिटल गेन से आ सकता है, और सैलरी से आ सकता है, और बाकी चैप्टर से भी आ सकता है। तो मतलब ये जो 4 क्वेश्चन है, जैसे सेट ऑफ का आ सकता है, डिडक्शन का आ सकता है, हाउस पर्टी आ सकता है, अदर सोर्सेज आ सकता है, तो ये जो 4 क्वेश्चन है, इन्हीं में वो चैप्टर रोटेट करता रहता है, कभी किसका पूछ लिया, कभी किसका पूछ लिया, और ये फिक्स है, ये रिटर्न का आता है। और इसका ए पार्ट भी किसी भी चैप्टर का हो सकता है, एनी चैप्टर, कोई भी चैप्टर आ सकता है। तो इस तरीके से आपको फिर क्या करना है, अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आता फिर आप थ्योरी कर लेना, थ्योरी नहीं आता तो फिर प्रैक्टिकल कर लेना। तो इसीलिए ये आपका पेपर का पैटर्न रहता है। इसमें अगर आप थ्योरी की बात करेंगे तो सिर्फ कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको थ्योरी के? अच्छा, इसमें वो छोड़ दिया मैंने, रेजिडेंशियल स्टेटस, तो वो भी आता है। हालांकि मैं ऐसे चैप्टर नहीं लिखवाना चाहता कि कौन सा आएगा, बट इन चैप्टर्स में से आएगा जो मैंने आपको बता दिए। तो ये सारे के सारे तो होते हैं बेटा प्रैक्टिकल, ये भी 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 प्रैक्टिकल, और एक लास्ट जो होता है ये क्या होता है? थ्योरी होता है। ये पेपर पैटर्न सिर्फ आपको इसलिए लिखवाया है
अब आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे, जब आप पढ़ना शुरू करोगे इनकम टैक्स को, आपके माइंड में होना चाहिए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने हैं, उस एंगल से मुझे करना है। थ्योरी की वेटेज बहुत कम है, 4 नंबर की है, 4-5 नंबर की। तो आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको प्रोविजंस पे फोकस करना है। आपको रटने वाली बातें नहीं करनी है, आपको सोल्व करने में फोकस करना है। जीएसटी में मैं आपको रटवाता था कि भाई इसको रिवाइज करो, रटो, बट इनकम टैक्स में आपको सोल्व करने की बातें करनी है, हाउ टू सोल्व दिस। तो ये था बेटा आपका पेपर पैटर्न। एक इनकम टैक्स में खास बात ध्यान रख लो, 100 लेक्चर का मतलब 100 है, ना कम ना ज्यादा। हाँ, कम हो सकते हैं, दैट कैन बी 95, कैन बी 90, उस पर खत्म कर सकता हूँ। 90 से 100 लेक्चर लगते हैं, बट ऐसे मैं टाइम यूटिलाइज करता हूँ, 1-1 मिनट। आपको ऐसे 5 मिनट जल्दी छुट्टी नहीं करूंगा, ना ही लेट करूंगा, बिल्कुल टाइम पे। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई अपना जो ये सब्जेक्ट है उसके बारे में तो बात कर ली है, और अगर हम बात करें एमसीक्यूज की, वो भी बात कर ली मैंने। और इसके अलावा क्वेश्चन, हाँ आपको बुक शो करनी थी। हाँ जी बेटा, तो हमारे पास ये बुक है जिसके अंदर मैं आपको बताऊं, ये तो खैर थियोरेटिकल चैप्टर है, एक प्रैक्टिकल चैप्टर दिखाता हूं जिसमें आपको पता लगेगा कि पढ़ाया कैसे जाएगा और क्या हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा, क्वेश्चन आंसर हम कौन कौन से कवर करने वाले हैं। अगर आप बात करेंगे बेटा, देखो ये जो चैप्टर है प्रैक्टिकल, कि हमें ब्रेटली का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। अगर आप इसमें बात करेंगे बेटा, तो यहां सबसे पहले तो एक्ट की लैंग्वेज लिखी हुई है कि एक्ट में क्या है, उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स बना रखे हैं, डायग्राम्स बना रखे हैं, कार्टून बना रखे हैं और सिखा रखा है। जैसे एग्जाम्पल बना दिया, साहिल इंडिया में कब कब आया, कब इंडिया छोड़ के गया, आपको निकालना है कि कितने क्या उसका स्टेटस रेजिडेंट का आएगा नहीं आएगा। तो सारी जो भी मेरा टॉपिक पढ़ाने का तरीका है, एक टॉपिक होगा उसके नीचे 2-4 एग्जाम्पल होंगे उस टॉपिक को समझने के लिए। द कंप्लीट जो बुक होगी वो सेम ऐसे तरीके से बनेगी। आप देख लेना, यहां पर एक टॉपिक दे दिया, अब इसको समझने के लिए नीचे एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया, ठीक है, फिर एक और टॉपिक आ गया, फिर उसको समझने के लिए नीचे एग्जाम्पल मिलेंगे, आपको मिलेंगे, ये एग्जाम्पल आ गया, तो लगभग फिर ये एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। ऐसे ही टॉपिक होगा, फिर उसका एग्जाम्पल होगा, टॉपिक होगा, उसका एग्जाम्पल होगा, डायग्राम्स होंगे, चार्ट्स होंगे। तो बेसिकली सारी बुक जो है डायग्राम्स, चार्ट्स इसके ऊपर बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं ना कोई नोट बनवाऊंगा, जो भी हम पढ़ेंगे इस बुक में से पढ़ेंगे। ये बुक हमारी गीता है, हमारे पास ऐसी ऐसी 3 बुक आएंगी इनकम टैक्स की, 3 जीएसटी की, तो यही सफिशिएंट है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, आपको अलग से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चार्ट्स भी इसी में है, सब कुछ इसी में है, अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा क्वेश्चन आंसर की, आप देखोगे सबसे पहले हमने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कवर किए हैं कि हमारे स्टडी मटेरियल में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। आपको पता है स्टडी मटेरियल का मतलब क्या होता है? जो आईसीएआई, अगर आप देखोगे इस वेबसाइट पे, आईसीएआई ने हमारे पढ़ने के लिए क्या क्या सामान दिया है, तो आईसीएआई ने हमारे पढ़ने के लिए क्या क्या सामान दिया है, देखो, तो आईसीएआई ने हमारे पढ़ने के लिए, हाँ जी बेटा, आईसीएआई ने हमारे पढ़ने के लिए क्या क्या दिया है? एक तो स्टडी मटेरियल दिया है, अपने इसमें बुक में कवर है। फिर आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेंगे केस स्टडीज, वो भी कवर है, एमटीपी कवर है, आरटीपी कवर है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन वो कवर है। तो जो जो आईसीएआई ने हमारे को प्रोवाइड किया है, हर एक क्वेश्चन अपने यहां पर कवर है। देखो पहले स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, टोटल आपको 10-15 क्वेश्चन मिलेंगे स्टडी मटेरियल के, ये आईसीएआई के ही है। उसके बाद मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस, इसमें देखोगे आप तो एम का मतलब एमटीपी का क्वेश्चन भी कवर है। इसके अलावा आप देखोगे कहीं ना कहीं आरटीपी लिखा होगा, आर का मतलब आरटीपी का क्वेश्चन कवर है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा, लिख रखा है सजेस्टेड, एग्जाम का क्वेश्चन भी कवर है। और 2017 से लेकर 2025 तक के, आई मीन 24 या 25 तक के सारे आरटीपीज, एमटीपीज, सजेस्टेड आंसर, सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हैं। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, वो मैंने 2 बार कवर नहीं किया। जैसे यहां पर आप देखोगे तो मैंने ये एमटीपी 22 में भी आया हुआ है, 25 में भी आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो उसको मैंने क्या किया, एक ही बार डाला है।
आपके लिए मैंने लेंथ नहीं बढ़ाई कि भाई दिखाने के लिए 100 क्वेश्चन है, अब बार बार लिख दिया हो। अब ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। ये एमटीबी में सितंबर में भी आया, फिर अपना 2021 में भी आया, फिर 25 में भी आया, 3 बार आया, मैंने एक ही बार डाला है। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए सारा काम किया हुआ है। प्लस के जहां तक हम बात करें एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज भी आपके जो है यहां पर सारे के सारे कवर मिलेंगे। क्वेश्चन काफी सारे हैं, पहले देखो आप पास्ट ईयर के। फिर एमसीक्यूज, ये सिंपल एमसीक्यूज हैं। पेपर में सिंपल एमसीक्यू इतने नहीं आते, केस स्टडी एमसीक्यूज आते हैं। तो वो केस स्टडी एमसीक्यूज भी यहां पर देखो मैंने डाले हुए हैं। ठीक है बेटा, तो बाकी की बातें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।